To make the contract binding and enforceable, the consideration must be supplied at the desire of the promisor. If it's done at the desire of the third party, it will not be a good consideration. ठीक है, इफ इट इज, देखो ये पॉइंट मैंने आपको कल समझा दिया था। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं, मिस्टर एक्स के घर में आग लग गई है, मिस्टर एक्स ने बोला नहीं है, वाई ने अपनी मर्जी से आके इनके घर की आग बुझाई है, तो और फिर पैसे मांगने लग जाता है कि मैंने आपके घर की आग बुझाई है, मैंने कुछ आपको दिया है, तो आप भी बदले में मुझे कुछ दीजिए। ठीक है, ये एक्स बोलता है क्या मैंने आपको बोला था कि आप मेरे घर की आग आकर बुझाइए? आर यू वर्किंग एट माई डिजायर कि नो? देन हाउ इज इट दैट अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि आपने जो मुझे दिया है कंसिडरेशन जैसे, वो मेरी मर्जी के बिना मेरी तरफ मूव हुआ है। सो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, so you won't be able to take any money from me। ठीक है, ये कल हमने एक एग्जांपल देखा था। इसका जब भी ये पॉइंट आता है ना, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, कमेंट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो इसमें आपको एक केस लॉ मेंशन करना है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। हिमांशी डायरेक्टली इस केस पे आ जा, फिर मैं तुमको समझाता हूँ कि इस केस में हुआ क्या था। Awesome. D constructed a market at the instance of district collector. Occupants of the shops promised to pay D a commission on articles sold through their shops. Held there was no consideration because money was not spent by plaintiff at the request of the defendants, but at instance of a third person, that is the collector, and thus the contract was void. देखो इस केस में क्या हुआ था, बहुत मतलब अच्छा केस है, लेकिन है ना जबरदस्ती में है ना कंफ्यूज मत हो जाना। केस अच्छा है और कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। चलिए समझते हैं। देखो एक कोई शहर था या टाउन था, छोटा सा ये टाउन है, टाउन का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ था, और इस टाउन के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, इस टाउन के, देखो मेरा पेन जो है वो खराब हो गया है और मैंने नया पेन मंगा लिया है, तो इट विल रीच मी, जो ट्रैवलिंग टाइम लगता है 2-3 दिन का वो लगेगा, जितने थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग को आप लोग अवॉइड करना, कंसेप्ट को अवॉइड मत करना, हैंडराइटिंग को अवॉइड करना। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है? वो आदमी जिम्मेदार होता है जो इस शहर या टाउन के लिए पूरी तरीके से इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने देखा कि शहर के बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं और शहर में डेवलपमेंट का बहुत सारा स्कोप है, तो उन्होंने मिस्टर डी को ये एक कलेक्टर ने ये रिक्वेस्ट कर दिया, यार आप तो बहुत बड़े बिल्डर हो, क्यों नहीं आप एक काम करते, यहाँ इस हिस्से में आप है ना मार्केट बना दो। मार्केट मतलब शॉप्स बना दो, दुकानें बना दो, प्रॉपर इसको पक्का जमीन कर दो, छतें बना दो, तो इधर आप एक मार्केट क्यों नहीं बना देते? इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और जो है अपना शहर भी अच्छा दिखने लगेगा। तो डी ने क्या किया, जो दुर्गा प्रसाद था, दुर्गा प्रसाद ने क्या किया, एट द रिक्वेस्ट ऑफ, ये मार्केट किसके कहने पे बनाया डी ने? ये मार्केट किसके कहने पे बनाया सर? कलेक्टर के कहने पे बनाया, कलेक्टर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनाया, जस्ट टू प्लीज हिम। आप कभी किसी शहर के कलेक्टर के पास में, कलेक्टर आपको कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है और आप उसकी रिक्वेस्ट नहीं मान रहे हो, तो क्या होता है? यदि कलेक्टर किसी शहर का आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, आप किसी उस कलेक्टर की रिक्वेस्ट को मान नहीं रहे हो, तो आप एक्चुअल में ब्लंडर कर रहे हो, क्योंकि कलेक्टर के पास में असीमित शक्तियां होती है। तो फिर यार राजा से मोल वैरभाव कौन मोल लेगा? राजा से दुश्मनी कौन मोल लेगा? तो ये जो दुर्गा प्रसाद थे, जो कि बिल्डर भी थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्लीज करने के लिए यानी कि इनको राजी करने के लिए इस मार्केट का निर्माण करवा दिया। ठीक है, अब इस मार्केट में ऑक्यूपेंट्स आए, मान लीजिए इन शॉप्स में ऑक्यूपेंट्स आए बहुत सारे, हर शॉप एक ऑक्यूपेंट ने ले ली, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अलॉट कर दी। ठीक है सर, अब ये जो ऑक्यूपेंट्स थे, जिनको मैं यहाँ पर ओसीसी बोल रहा हूँ, ऑक्यूपेंट्स ने क्या किया, ये जो दुर्गा प्रसाद था या जो बिल्डर था, उसको बोला कि हमारी सेल का 10% कट हम तेरे को देंगे, हमारी सेल का 10% कट हम तेरे को देंगे। ठीक है, और
इन तक क्या पहुंच रही है, दुकानें पहुंच रही है, शॉप्स को ऑक्यूपाई करने का राइट पहुंच रहा है, ठीक है, शॉप्स तक, शॉप्स को ऑक्यूपाई करने का राइट पहुंच रहा है। अब एक बात सुनना, या शॉप्स इनको मिल रही है, कुछ भी बोल लो। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ऑक्यूपेंट्स ने दुर्गा प्रसाद जो कि बिल्डर था उसको 10% कट देना बंद कर दिया। उसने बहुत बोला, अरे भाई मेरे को आपने 10% कट देने का वादा किया, आप अपना वादा तो पूरा कीजिए। ठीक है, ऑक्यूपेंट्स ने कहा किस बात का, कोई हम तो नहीं देंगे आपको, ऐसा करके लड़ाई चली और लड़ाई कोर्ट में पहुंची। तो केस का नाम पड़ा दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। बलदेव वो आदमी था जिसने सबसे पहले किराया देने से मना कर दिया, कुछ ऐसा ही सीन था। ठीक है, तो वहां पर देखा गया भाई सारा दारोमदार किस बात पे होगा, क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर देखा गया, तो उसमें ये सामने आया, जो मेन पॉइंट निकल के सामने आया, दैट वाज कि ऑक्यूपेंट्स को, इन शॉप के जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको जो कंसिडरेशन मिल रहा है, ये इनकी खुद की इच्छा पे नहीं मिल रहा है, रैदर इनको जो शॉप्स मिली है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इच्छा पे मिली है। ठीक है, क्या पॉइंट बोला गया, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, कंसिडरेशन जो इनको मिल रहा है वो दुर्गा प्रसाद के कारण नहीं मिल रहा है, वो किसके कारण मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इच्छा के कारण मिल रहा है। या फिर मतलब देखो वापस लास्ट लाइन पढ़ो इसकी, क्या है, प्लेंटिफ कौन होता है, जो कि केस करता है, और डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके ऊपर केस किया जाता है। ठीक है, हेल्ड देयर वाज नो वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज मनी वाज नॉट स्पेंड बाय द प्लेंटिफ, यानी कि दुर्गा प्रसाद, उन्होंने पैसा जो स्पेंड किया था, मनी वाज नॉट स्पेंड बाय दुर्गा प्रसाद और द प्लेंटिफ जो केस कर रहा है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स। ठीक है, डिफेंडेंट्स की रिक्वेस्ट पे शॉप नहीं बनाई गई थी, शॉप किसकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी, कलेक्टर को प्लीज करने के लिए थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी। एंड दस द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट वैलिड, वाज नॉट वैलिड, ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये केस लैंडमार्क केस माना जाता है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, किस पॉइंट के लिए, द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पे मूव होना चाहिए। तो जो शॉप्स आपने बना के दी वो हमारे कहने पे नहीं बना के दी थी, वो आपने कलेक्टर के कहने पे बना के दी थी। ठीक है, इसलिए इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज इट इज नॉट मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्या मैं मान लूं कि इस केस की क्लैरिटी थोड़ी बहुत आ गई आपको, अपन आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सर यस निनाद, सर आप वापस एक बार शॉर्ट में बता सकते हो क्या, सर मेरा नेटवर्क चला गया था। क्या बोल रहे हैं, सर आप एक बार वापस शॉर्ट में बता सकते हो क्या, मेरा नेटवर्क चला गया। अरे बाप रे, पूरा केस डिस्कस करवाएगा मेरे से। सर शॉर्ट में बता। शॉर्ट में इतना ही है, दुर्गा प्रसाद एक बिल्डर है। ठीक है, जिस शहर में दुर्गा प्रसाद रहता था उस शहर के कलेक्टर ने दुर्गा प्रसाद से बोल दिया, यार आप इतने बड़े बिल्डर हो तो एक काम करो ना, अपना शहर भी अच्छा लगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, तो एक मार्केट डेवलप कर दो ना, ये खाली जगह पड़ी हुई है सरकार की, आप कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब कलेक्टर से पंगा कौन लेवे, कलेक्टर ने तेरे को रिक्वेस्ट कर दी तो तेरे फरिश्ते भी उस बात को मानेंगे। तो दुर्गा प्रसाद ने कलेक्टर को प्लीज करने के लिए वहां मार्केट और छोटी छोटी शॉप डेवलप करा दी। ठीक है, इस शॉप के ऑक्यूपेंट्स ने बोला कि यार हम आपको हमारी शॉप की सेल्स का 10% देंगे। ठीक है, हम हमारी शॉप की सेल्स का 10% देंगे, हम इस शॉप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये शॉप्स दुर्गा प्रसाद की भी नहीं थी, एक बात ध्यान रखना, ये तो वहां के सरकारी खाते की जमीन पे बनी हुई थी। ठीक है, तो हम आपकी सेल्स का हम अपनी सेल्स का 10% आपको देंगे। थोड़े टाइम बाद ऑक्यूपेंट्स ने 10% अपनी सेल्स का कट देना दुर्गा प्रसाद जिन्होंने ये शॉप्स बिल्ड करी थी उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया तो क्या हुआ कि इसने केस किया, भैया पैसा दो। तो कोर्ट ने कहा हमें ये देखना होगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं आप लोगों के बीच में। तो उसमें पॉइंट आया कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन का पॉइंट में ये बोला, अपन ने पढ़ा है, फॉर अ कंसिडरेशन टू बी अ वैलिड कंसिडरेशन इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी पार्टी की डिजायर पे वो शॉप्स नहीं बनाई गई थी, वो शॉप बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे। सो दी शॉप्स वर बीइंग बिल्ट
not at the desire of the occupants but at the desire of the डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जस्ट टू प्लीज इन। दुर्गा प्रसाद ने वो शॉप्स बनाई थी, तो इनकी डिजायर पे वो शॉप्स नहीं बनी थी, नहीं इसकी डिजायर पे बनी थी, वो तो किसी थर्ड पार्टी की डिजायर पे शॉप्स बन गई थी। सो कंसिडरेशन इज नॉट मूविंग एट द डिजायर ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, तो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, हेंस नो वैलिड कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर भी एक पॉइंट आए ना, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, वहां पर इस केस का नाम 100% आना चाहिए दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। अब समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर। यस सर। देशना लेट कैसे हो गई तू? वो सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन करने की ट्राई कर रही थी बट हो नहीं रहा था, तो अभी मैं फोन से ज्वाइन करके बैठी। अच्छा, और ये इसके वेयर अबाउट्स किसी को पता है क्या? ये देवांश के, जीत देवांश कहाँ पर है बेटा? सर पूछता हूँ मैं उसको, शायद से अपने डेटा एनालिटिक्स की क्लास में आएगा। कौन सी नहीं क्लास? सर, उसका तो सैटरडे संडे को होता है। जोर से बोल सर, मैं पूछता हूँ उससे। आप उसको मैसेज डाल दो, सर नहीं गया हो, पिक्चर विक्चर देखने लग गया हो। चलो, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, केस नेम दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। चलो सेकंड पॉइंट हिमांशी। Consideration will move from promisee or any other person. In Consider- India, कंसिडरेशन में जरूरी नहीं है, इट मे नॉट, मे और शुड में फर्क होता है। मे मतलब ऑप्शनल है, एक तरीके से जनरली हम लॉ में ये मानते हैं कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। दो डॉक्ट्रिन्स बताई थी रे, मैंने आपको दो डॉक्ट्रिन्स बताई थी, कौन कौन सी डॉक्ट्रिन्स थी देशना? सर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्टेंस और डॉक्ट्रिन्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्टेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवीन ऑफ सॉरी भूल गई मैं। तो दूसरा भी ऐसा ही बंडल बाहर थी ना, मैं तेरा नाम पूरे सेशन के लिए बंडल बाहर रख देता। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कौन सी डॉक्ट्रिन है देशना, थोड़ा मेरे को भी समझाना। तो भूल गई, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। पान्यमी, यस सर। दो डॉक्ट्रिन्स के नाम बता दे बस, जो इस चैप्टर में पढ़ाई है। सर आप मुझे डॉक्टरी सिखाना क्वेश्चन क्यों पूछते हो? मेक अ पार्डन। Privity of contract and privity of consideration. तो इतना क्यों वेरी गुड, बट इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? फटाफट फटाफट बोलो सर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। वंडरफुल, वेरी गुड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो थर्ड पार्टी उसको एनफोर्स नहीं करा सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन बोल रहा है कि सर भले ही ये प्राइवेट रिलेशनशिप है बिटवीन टू पार्टीज, बट यदि कंसिडरेशन किसी भी पार्टी के बिहाफ पे थर्ड पार्टी देना चाह रही है सेकंड के बिहाफ पे फर्स्ट को, तो वो दे सकती है। और यदि फर्स्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि चल सेकंड के बिहाफ पे थर्ड दे रहा है, फर्स्ट ने एक्सेप्ट कर लिया ये कंसिडरेशन थर्ड पर्सन से, तो फिर इट विल स्टैंड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन दिया जा सकता है। तो अपन क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन इस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है और कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के द्वारा भी दिया जा सकता है, वो भी वैलिड कंसिडरेशन होगा। इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि अंग्रेजों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें इसके अपोजिट बात चलती है कि नहीं, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही कंसिडरेशन दे सकता है, जो थर्ड पर्सन है जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है वो कंसिडरेशन नहीं दे सकता है। हम इंडियंस ने ज्यादा अच्छा व्यू अपनाया है कि यार क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो सेकंड पर्सन दे नहीं पा रहा था तो उसका फ्रेंड आया और यहाँ पर दे दिया। इसके बिहाफ पे 10 लाख रुपए इसको फर्स्ट को चुकाने थे, वो इसने चुका दिए, बात खत्म। ठीक है, अच्छा ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो हम लोग इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ज्यादा अच्छी पोजीशन में है। जीत पटेल बोलो।
Sir, अगर the party receiving the consideration does not want to accept consideration from the other party, तो उस केस में क्या होएगा? उस केस में यदि X को Y से 10 लाख रुपए मिलने थे, ठीक है, Y चुका नहीं पा रहा है, तो Z ने आकर ऑफर कर दिए Y के बिहाफ पे X को, मैं दे देता हूँ, बात खत्म करना यार, वो नहीं चुका पा रहा है, नहीं चुका पा रहा है, तेरे को तो पैसे से मतलब है। X ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो Y से ही लूंगा, ठीक है, मैं तेरे से नहीं एक्सेप्ट करता। तो X को क्या राइट मिलेगा कि इसके ऊपर केस करने का, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, केस करके अपना 10 लाख रुपए वसूलने का, यही राइट मिलेगा। अलग अलग टाइप्स के डैमेजेस या केस करने का राइट मिलेगा। जीत पटेल, याद आ रहा है? Yes, sir. लेकिन एक थोड़ा सा कॉमन सेंस रख यार, मेरे को मेरे 10 लाख रुपए से मतलब है, तो चाहे वो तेरे से मिले या तेरे दोस्त से मिले, मैं तो खुश होऊंगा ना, मेरे को कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा अगले 5 सालों तक, 10 सालों तक। यस, सो Sir, actually, मेरा question was more related to special performances of contract. more related to special performance of the contract. How come? Sir, for example, अगर X को Y के लिए पेंटिंग बनानी है, but at that time X का कुछ एक्सीडेंट हो गया और Z बोलता है that I can make a painting for you. देखो ये जो बात बोली है, देखो इसने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है जीत ने। जीत कह रहा है कि सर यदि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने दो तरीके के बताए थे, एक तो जो जनरल नेचर के होते हैं, जनरल नेचर मतलब रुपया देना, माल देना, ये सब बातें जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। एक होता है इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, एक होता है इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स में वाई मान लो एक पेंटर है, वाई मान लो एक पेंटर है, ठीक है, तो यदि ये पेंटिंग नहीं बना पा रहा है तो क्या जेड आके इसको बोलेगा अरे पेंटिंग ही तो बनानी है, मैं बना देता हूं तेरे लिए, ठीक है। एक्स थोड़ी ना, एक्स को दोनों ही केसेस में, चाहे वो जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स हो, दोनों ही तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एक्स को राइट है टू रिफ्यूज कंसिडरेशन विच इज ऑफर्ड बाय जेड, ठीक है। ये तो हो गई एक्स की बात। लेकिन एक बात बताओ, पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, पेंटिंग बनाने का है, उसमें तो यार जेड वैसे भी ऑफर भी नहीं कर सकता कि मैं आपके बिहाफ पे पेंटिंग, वाई के बिहाफ पे मैं बना देता हूँ, वो ऑफर कर भी नहीं सकता है, क्योंकि पर्सनल स्किल्स में कभी भी सबलेटिंग का काम हो ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए, अच्छा सवाल था कंसेप्चुअली, मैंने उस एंगल से नहीं सोचा। चलिए, तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम आइदर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दैट मींस ये एक सिंगल लाइन आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ध्यान दिला रही है। अब इसमें बहुत स्पेशल बात आएगी जब हम इस लाइन पे पहुंचेंगे। हिमांशी पढ़ना चालू कर। Consideration may move from promisee or any other person. In India, consideration in a contract may be furnished even by a stranger who is not a party to a contract. यहां तक हो गई डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और उसका मीनिंग हमको आता है। अब एक टोटली नया एंगल आ रहा है, पढ़ आगे। Stranger to a consideration can sue, but stranger to contract cannot sue. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने बोल्ड में लिख दिया इसको। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू, ऐसे आता है ये, पहले सेकंड लाइन आती है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू। डिस्कस, ठीक है। इसको समझाने के लिए पहले हमको ये चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ लैंडमार्क केस। लैंडमार्क केस मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट केस जो हमें लॉ में रास्ता बताने का काम करता है। तो आइए पढ़ना चालू करते हैं। लैंडमार्क केस चिनैया वर्सेस रमैया। क्या समझने को? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू। पढ़ भाई। A, by a gift deed, transferred certain property to her daughter with a direction that daughter should pay an annuity to A's brother as had been done by A. On the same day, the daughter executed a writing in favor of A's brother, agreeing to pay annuity. Afterwards, she declined to fulfill her promise, saying that no consideration had moved from her uncle. Held
that words promisee or any other person in section 2D clearly shows that the consideration need not necessarily move from the promisee, it may move from any other person. Hence, A's brother was entitled to maintain the suit. देखो अब ये चिनैया वर्सेस रमैया केस है ना, इसमें ये वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है और ये वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है। आइए पहले मैं आपको केस समझाता हूँ, केस समझते ही आपको ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। केस का नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। ठीक है, क्या हुआ था, एक मदर थी, किरदार केस में तीन, मतलब अपनी कहानी में तीन किरदार हैं, मदर, डॉटर और तीसरे मामा जी। ये जहां भी कहानी में मामा जी पहुंच जाते हैं ना, वहां कहानी बड़ी शानदार ट्विस्ट और टर्न्स लेती है। शकुनी मामा पहुंच गए तो महाभारत हो गई। ठीक है, सो मदर, डॉटर एंड मामा जी ऑफ दिस डॉटर, यानी कि किसके भाई, मदर के भाई, मदर के ब्रदर, दैट इज मामा जी। अब क्या हुआ, मदर ने डॉटर को बोला, मैं मेरी ये प्रॉपर्टी तेरे को, पूरी एस्टेट है ये, तेरे को गिफ्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है, मैं तेरे को दे देती हूँ, लेकिन बदले में तेरे को एक काम करना पड़ेगा कि तेरे को अपने मामा जी को हर साल एक एन्युटी देनी पड़ेगी। मामा जी को हर साल एक एन्युटी देनी पड़ेगी। एन्युटी मतलब एनुअल एक मुश्त रकम देनी पड़ेगी। मैं तेरे को ये गिफ्ट कर रही हूं, इस बदले में तेरे को क्या करना पड़ेगा, मामा जी को एक एन्युटी देनी पड़ेगी हर साल के अंत में पैसा। डॉटर ने कहा एक्सेप्टेड। तो ये बना पहला सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बना दूसरा सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो डॉटर ने हाथों हाथ लिख के दिया सेकेंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं अपने मामा जी को हर साल इतना इतना रुपया देने का वादा करती हूँ। तो मदर ने गिफ्ट उसके नाम पे वो एस्टेट पूरी कर दी। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। ठीक है, एक बार मदर से गिफ्ट मिल गई सारी एस्टेट, एक दो साल पे किया नहीं किया, बाद में वो नट गई कि अपने मामा जी को मैं एन्युटी नहीं दूंगी। तो कारण पूछा गया, भाई आप क्यों नटे? तो बोले देखो ये जो सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मैंने तो मामा जी को देने का वादा किया है एन्युटी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का नियम होता है कि दोनों पार्टी से अपोजिट पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। तो मामा जी से मुझे क्या मिल रहा है, कृपया जवाब दिलाएं। मामा जी से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? जब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो फिर मुझे इसे पूरा करने की जरूरत है ही नहीं, परफॉर्मेंस देने की जरूरत है ही नहीं, मैं मामा जी को कोई एन्युटी नहीं दूंगी। तुमको सीन समझ में आ गया, लड़ाई किस बात को लेके हुई? यस सर। अरे सभी जने, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। Yes, sir. अमीश Yes, नायर, sir. Yes, sir. नायर साहब हाँ सर। समझ आ रहा है रे तेरे को? यस। पलक राठी हाँ सर। पक्का? हाँ ठीक है, शैलिशा एंड रिया, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। चलिए तो मैं ये मान के आगे बढ़ता हूँ, आप सबको समझ में आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि वो डॉटर ने मामा जी को देने से मना कर दिया, ये कह के कि कॉन्ट्रैक्ट में मेरे से तो इनको एन्युटी जा रही है, इनसे बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, सो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हेंस आई डोंट नीड टू परफॉर्म माय ऑब्लिगेशन। ठीक है सर, मामा जी गए कोर्ट में, मामा जी गए कोर्ट में, इसके खिलाफ जो डॉटर थी, जो इनकी भतीजी थी, इनके खिलाफ केस ठोका, चिनैया वर्सेस रमैया। ठीक है, कोर्ट में इन दलीलें चली, कोर्ट में ये बात डिस्कस हुई कि सर देखो ऐसा है, हमको इन दोनों सेट ऑफ एग्रीमेंट्स को साथ में देखना पड़ेगा। ये सेम डे सेम पर्पस के लिए दोनों एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, तो हमको इन दोनों एग्रीमेंट्स को साथ में रखकर देखना पड़ेगा, साथ में रखकर देखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर
जो डॉटर है उसने तो मामा जी को एन्युटी देने का वादा किया, और जब हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को साथ में, दोनों एग्रीमेंट्स को साथ में रख के देखेंगे तो हम यहां पर देख रहे हैं कि मदर ने बदले में डॉटर को अपनी एस्टेट गिफ्ट करने का वादा किया है। मदर ने बदले में अपनी डॉटर को एस्टेट गिफ्ट करने का वादा किया है। बात समझ, ये जो यहां पर बात समझ में आई, ये समझ में आ गई आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि डॉटर ने तो मामा जी को एन्युटी देने का वादा किया, तो बदले में इनको क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? यदि हम दोनों एग्रीमेंट्स को साथ में रखकर देखें तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि इसके बदले में, ये मामा जी को जो एन्युटी दे रही है उसके बदले में मदर ने इसको अपनी पूरी एस्टेट गिफ्ट करने का वादा किया। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है। मदर जो है, इज शी पार्टी टू दिस सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो डॉटर और मामा जी के बीच में बन रहा है? इज मदर अ पार्टी टू दिस सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट? नो सर। नो, शी इजंट। जो डॉटर ने मामा जी को एन्युटी साल का ₹1,00,000 देने का वादा किया है, मदर इज नॉट अ पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, सो मदर इज थर्ड पर्सन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो थर्ड पर्सन से मामा जी के बिहाफ पे कंसिडरेशन आ रहा है जो डॉटर ने एक्सेप्ट किया। सो क्या अपना पहला पॉइंट प्रूव नहीं हो जाता? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इज मदर अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट? नो सर, सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मदर पार्टी नहीं है। लेकिन उन्होंने मामा जी के बिहाफ पे, जब हम दोनों एग्रीमेंट्स को साथ रख के देखेंगे तो ये साफ पता पड़ेगा कि उन्होंने मामा जी के बिहाफ पे डॉटर को कंसिडरेशन दिया है अपनी एस्टेट गिफ्ट करने का। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बोलिए हाँ। Yes, sir. ठीक है, जीत पटेल बोलो। सर इन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मदर एंड डॉटर, टेक्निकली देखने को जाए तो मदर को भी कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन तो मुझे पता था ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आता भी है। मैंने आपको कहा था, देखो ऊपर देखो, कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम बोथ द पार्टीज टू द अपोजिट पार्टी। ये अपना बेसिक रूल है या नहीं है? इससे इसको और इससे इसको, या फिर दोनों, किसी से भी, थर्ड पार्टी से भी मिले, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। जीत पटेल बोल रहा है। समझ में आई ना बात बेसिक? लेकिन मैंने आपको जब ये बात पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर केवल एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिलता है, दूसरी को नहीं मिलता है, तो भी हमारे कानून ने उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया है। एक्सेप्शन नंबर 1 इज गिफ्ट्स। जीत पटेल बात समझ में आ गई? यस सर। सर पर अगर वो गिफ्ट होगा तो फिर वो कंडीशन थोड़ी होगा। एक्सेप्शन नंबर 1 इज गिफ्ट। अब तो ये बोल, कौन, हिमांशी बोल रही है? हाँ सर। हाँ बोल, क्या बोल रही है? सर अगर गिफ्ट के तौर पे दिया होगा उसको तो फिर उन्होंने भी तो उसको बोला था ना कि मामा जी को लाइक समथिंग पे करना है उसको, बिल्कुल तो गिफ्ट बिल्कुल। के लिए पे तो नहीं करेंगे ना। हाँ मैं जानता हूँ, लॉ समझने की बड़ी इच्छा है, मेरे को भी बोलने दे चल। ठीक है, देखो जहाँ मामा जी आते हैं वहाँ बेड़ा गर्क हो ही जाता है। चलिए, तो अब देखो ये लोग, वापस देखो, मेरे पास जगह नहीं बची है। देखो मैंने आपको कहा कि सर गिफ्ट्स को दर्जा दिया गया है। तुम्हारे पप्पा ने तुमको यदि कुछ गिफ्ट करने की बात करी है तो उनसे तो तुमको कंसिडरेशन आ रहा है, लेकिन तुमसे उनको कोई कंसिडरेशन नहीं भी जा रहा है तो भी सरकार ने बोला कि गिफ्ट्स में दोनों पार्टीज से नहीं और एक पार्टी से दूसरी को कंसिडरेशन जाए, वो भी हमारे लिए वैलिड माना जाएगा। ये तो हो गई एक बात। अब अपन चिनैया और रमैया केस की बात करते हैं, समझना, चिनैया और रमैया केस की बात करते हैं। इस केस में क्या हुआ था, जो मदर थी उन्होंने डॉटर को एस्टेट गिफ्ट करने की बात करी। ठीक है, और ये हो गया पहला सेट ऑफ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उन्होंने कहा बदले में तू एक काम कर कि तू अपने मामा जी को एन्युटी देने का ₹1,00,000 साल का एन्युटी देने की बात वादा कर। ठीक है,
तो सर मैंने आपको अब भी बोला था, हिमांशी का प्रॉब्लम आ रहा है कि सर लेकिन यहाँ तो बदले में कुछ दिया जा रहा है ना, कि क्या दिया जा रहा है, मदर ने जो डॉटर को वादा किया एस्टेट देने का, उसके बदले में मदर ने मांगा है कि तू मामा जी को एन्युटी दे। तो मैं तो तुमको वैसे भी बोल रहा हूं कि सर दोनों एग्रीमेंट्स को कोर्ट ने साथ में उठा के देखने का फैसला किया। तो जो मदर ने डॉटर को एस्टेट गिफ्ट करने का वादा किया, उसके बदले में मदर को क्या कंसिडरेशन या सेटिस्फैक्शन मिला कि डॉटर अपने मामा जी को एन्युटी देगी। ये मदर के लिए कंसिडरेशन है अंडर दिस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दोनों को कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बोलो। हिमांशी। Yes, sir. तो चाहे तुम जीत की तरीके से कान पकड़ना चाहो या हिमांशी की तरीके से, दोनों तरीके से आंसर मिल गया या नहीं मिल गया? Yes, sir. ठीक है, सो दैट मीन्स सर एक लास्ट क्वेश्चन था। जीत पटेल, हाँ सर। either you are a wonderful student, all of you, or either I am a brilliant teacher. ठीक है, डिसाइड मन में कर लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलो पूछो अपना क्वेश्चन। सर मदर को जैसा आपने बोला कि सेटिस्फैक्शन मिला है, सर इट इज नॉट अ कैश और अ कैश इक्विवेलेंट ना फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस मनी और मनी इक्विवेलेंट और एनी अदर थिंग विच आई डिजायर। ठीक है, अपन जनरली क्या बोलते हैं कि पैसा या पैसे के बरोबर कोई चीज या फिर कोई दूसरी चीज भी। ठीक है, जनरली पैसा या पैसे के बरोबर कोई चीज। ठीक है, अब देख, एक्स ने वाई को घर देने का वादा किया, बदले में 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक में मनी, दूसरे में मनी इक्विवेलेंट मिल गया। कई बार होता है एक्स ने अपने फ्रेंड वाई की मदद की, जरूरत के समय उसको पैसा दिया, लेकिन ये पैसा चुका नहीं पा रहा है, तो इसने क्या किया, अपना स्कूटर इधर दे दिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पर अब कई जने क्या है, चीज के बदले में चीज एक्सचेंज कर लेते हैं। मेरा घोड़ा गाड़ी तू रख लिया और बदले में अपने गधा गाड़ी मेरे को दे दे, मतलब बार्टर सिस्टम। दैट इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज वेयर थिंग्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम अनदर थिंग। वन मोर एस्पेक्ट जो कि इस चिनैया वर्सेस रमैया में, यदि एक्स ने वाई को कुछ दिया है और एक्स चाहता है बदले में वाई उसके लिए कुछ कर दे जिससे किसी दूसरे को भी लाभ पहुंच रहा है, तो भी उसे हमारे लॉ में एक्स के लिए वैलिड सेटिस्फैक्शन या कंसिडरेशन का दर्जा दिया गया है। बात समझ आई जीत? हाँ सर। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? इट इज नॉट ऑलवेज मनी और मनी इक्विवेलेंट, इट इज मोस्टली मनी और मनी इक्विवेलेंट। ओके सर। ठीक है, सो दैट मीन्स यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़े, चिनैया रमैया समझाना चालू करूं वापस। चिनैया और रमैया, इस केस को कैसे याद रखोगे? एक राज कपूर का गाना आया था ना, बहुत पुराने हीरो थे, रमैया वस्ता मैया, बारिश में उसका पूरा रिकॉर्डिंग हुआ था। हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? वेरी ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग। यस सर। ठीक है, तो उस गाने को याद कर लेना, अपने आप ये केस याद आ जाएगा, रमैया चिनैया वर्सेस रमैया। तो चलो पहली चीज तो हमने देख ली कि सर डॉटर ने जो मामा जी को 1 लाख रुपए की एन्युटी, 1 लाख फिगर में अपनी मर्जी से लाया हूं ताकि तुम्हारा क्लैरिटी हो, 1 लाख रुपए जो साल का देने का वादा किया, उसके बदले में मामा जी से इन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 को साथ में उठा के देखेंगे तो हमें ये साफ पता पड़ जाएगा कि जो मदर ने डॉटर को जो एस्टेट गिफ्ट करने की बात करी, जो एस्टेट गिफ्ट करने की बात करी, वो कहीं ना कहीं मदर से, मदर इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं मदर ने मामा जी के बिहाफ पे डॉटर को कंसिडरेशन दिया है। जब हम दोनों को साथ में उठा के देखेंगे ना तो हमें ये बात साफ पता पड़ जाएगी, नजर आ रही है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब दूसरे पॉइंट की बात आती है, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन sue बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। ये पॉइंट समझाना है मेरे को आपको। ठीक है, तो अभी मिनट 1 ही रह गया है, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिज्वाइन करें, तो ही मैं ये पॉइंट तभी उठाता हूँ। क्विकली एवरीवन रिज्वाइन।